नमस्ते। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? अब हम लोगों को ये देखना है कि मॉडर्न इंडिया में गांधी का युग शुरू हो रहा है और 1920 से 47 के बीच में हम अपने सेक्शन को लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो समझिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे निर्णायक दौर आ गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीयन युग। तो गांधीयन युग में सबसे पहले हमें यह समझना है कि गांधी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन, उसके बाद गांधी की कामयाबी और लोकप्रियता का कारण गांधी की कामयाबी और उनकी लोकप्रियता का कारण, और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी का योगदान। अब हम इसके तहत यदि चलकर देखें तो सबसे पहले जिस पॉइंट को पकड़ना है वो ये कि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या क्या विशेष कार्यक्रम चलाए, कौन कौन से विशेष आंदोलन गांधी जी ने चलाया। तो गांधी का आरंभिक सार्वजनिक जीवन गांधी का आरंभिक सार्वजनिक जीवन, उसके बाद दूसरा है कि गांधी का आरंभिक भारतीय राजनीतिक जीवन, फिर गांधी की विचारधारा और
कार्यक्रम गांधी की विचारधारा और कार्यक्रम फिर गांधी के नेतृत्व में चलने वाला गांधी के नेतृत्व में चलने वाला गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन या चलने वाले आंदोलन इसमें कौन कौन सा आंदोलन होगा? तो असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अब पहले हम आपको एक राउंड कहानी सुना देते हैं गांधी के ऊपर। इस कहानी के बाद आपको मैं एक एक पॉइंट की ओर लेके चलूंगा। कहानी सुनाने के पहले पानी पी लेते हैं। निशा पवार जी का आज जन्मदिन है। आप खूब खुश रहिए निशा जी, खूब सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। आप जुग जुग जिए, आपका नाम जुग जुग जिए। सर, आपने हिस्ट्री के किसी भी पात्र को कभी देखा है? सवाल ये उठता है कि आप हिस्ट्री का पात्र मानते किनको हैं? इतिहास का पात्र आप यदि उनको मानते हैं जो कोई बहुत बड़ा काम किए हैं, जिनको आज इतिहास में लोग जानते हैं, और कम लोग उसको इतिहास मानते हैं, उसको लोग समसामयिक मानते हैं, कल को इतिहास में बड़ा पात्र माना जाएगा, वैसे लोगों से तो मिला हूँ। लेकिन आप लोग यदि ये समझ रहे हैं कि मैं कोई 57 की पैदाइश हूँ, तो आप लोगों की गलतफहमी है। भाई, इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौर के बड़े बड़े नायकों से मिलूंगा। उन लोगों से मिलने का भाग्य नहीं बना है। तो इतना उम्र नहीं हुआ है यार कि तुम हमसे ये उम्मीद करो कि हम जवाहरलाल से मिले हों, हम सरदार पटेल से मिले हों और हम गांधी जी से मिले हों। तो चलो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं कि गांधी गुजरात में पोरबंदर में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो वैष्णव धर्म को मानने वाला था और साथ ही साथ जैन रीतियों और रिवाजों के करीब था, और इस नाते शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला परिवार।
फिर क्योंकि उनके पिता राजकोट का दीवान हुआ करते थे, दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री, तो मोटे तौर पर उनके घर की स्थिति ठीक ठाक थी। बहुत धनी तो नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। इतना जरूर ठीक ठाक थे कि उनको उच्च शिक्षा के लिए 19वीं शताब्दी के दौर में लंदन भेजा जा सका। तो गांधी जी लंदन चले गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। उनकी माँ उनको लंदन भेजने के लिए सहमत हुई थी तब, जबकि गांधी जी ने यह भरोसा दिलाया था कि वहाँ जाकर भी मैं मांसाहारी नहीं बनूंगा, शाकाहारी ही बना रहूंगा। जब उनकी मुलाकात हुई थी लंदन में एक बार वीर दामोदर सावरकर से, तो सावरकर जी ने उनको खाना परोसा क्या ऑफर किया, जो कि नॉन वेजिटेरियन था। मछली भून रहे थे सावरकर खाने के लिए और उन्होंने गांधी को ऑफर किया। गांधी ने इसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं तो शाकाहारी हूं। तो सावरकर जी गांधी जी का मजाक उड़ा दिए थे। अब उसके बाद की कहानी यह है कि गांधी लंदन में जब रह रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने अंदर कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया था, और वो लंदन के रंग में ढलने की कई सारी कोशिश भी किए थे। जैसे कि उसी तरीके से हेयर स्टाइल रखना, जैसे कि गिटार बजाने का प्रशिक्षण लेना, और फिर जो इंग्लिश जेंटलमैन का रंग रूप होता है, जो वेशभूषा होता है, वो धारण करने की कोशिश करना। ये सब गांधी जी ने किया, यानी कि प्रयोगों के दौर से गुजरते हुए गांधी ने उनको आजमाया, और आजमाने के बाद उनको ये बात समझ में आई कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये जो भी है वो बाहरी है, अंदर कुछ और है जिसे हम सोल कहते हैं। ये बाहर की साज सज्जाएं हैं और अलग अलग देशों की अपनी अपनी वेशभूषाएं हैं, और उन वेशभूषाओं से आपके व्यक्तित्व का कोई अनिवार्य नाता नहीं है। फिर गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आ जाते हैं, वकालत शुरू करते हैं। वकालत में गांधी जी औसत थे, लेकिन इसी दौर में गांधी जी को एक ऑफर मिलता है कि साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है, जिस कंपनी की पैरवी करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना था। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर उन्होंने भारतीय लोगों के साथ में भेदभाव को देखा, और उस भेदभाव से गांधी का मन विचलित हुआ और उन्होंने उसके विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया। गांधी ने जो आवाज उठाना शुरू किया है, उस आवाज उठाने की दिशा में कुछ उनका निजी अनुभव भी उनको इंस्पायर किया। एक दफ़ा वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन के बोगी से गुजर रहे थे, तो अंग्रेज लोगों को ये बात नागवार गुजरी कि एक भारतीय आखिर हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। और गांधी ने जब कहा कि मैं लीगल तरीके से टिकट लेकर बैठा हूं, तो ऐसे में मेरे बैठने के राइट को आप खारिज नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लास की गाड़ी में चलने के अपने अधिकार की दलील देते हुए गांधी को लोगों ने उठाकर ट्रेन से फेंक दिया। और यहां पर गांधी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। निर्णय ये लिया कि जब गांधी से पुलिस ने पूछताछ किया कि आपके साथ में ऐसी घटना किस व्यक्ति ने कर दी है, आप कंप्लेन करिए तो हम उनके अगेंस्ट केस करेंगे। लेकिन गांधी ने कहा कि हम अपने निजी नुकसान के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे। ये मामला एक व्यक्ति के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध का नहीं है, ये एक समाज को दूसरे समाज के द्वारा छोटा बनाकर देखने की दृष्टि से उपजा हुआ अपराध है। ये अपराध किसी मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ नहीं हुआ है, और ये अपराध किसी जॉन, किसी इब्राहिम, किसी स्मिथ, किसी टॉम ने नहीं किया है। ये अपराध गोरे रंग रूप वाले लोगों ने अश्वेत व्यक्ति के लोगों के साथ किया है। तो ऐसी स्थिति में इसका
विरोध राजनीतिक हो सकता है, लीगल नहीं हो सकता है। गांधी जी ने अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के विरोध में जो भेदभावपूर्ण कानून बनाए गए थे उनका विरोध करते हुए आंदोलन चलाया। पहली दफा वहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह की अपनी राजनीतिक कार्यशैली को आजमाया और वो कामयाब हुए। 1915 ईस्वी में गांधी कामयाबी के साथ भारत लौटते हैं। जब वो सत्याग्रह की कार्यशैली को आजमाए थे तो सत्याग्रह की कार्यशैली की मुख्य बात ये थी कि हमारी दृष्टि में जो सत्य है हम उसके ऊपर दृढ़तापूर्वक अमल करेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा यदि वो सत्य के विरुद्ध है तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध उसका भी करेंगे जो चाहे धर्म का चोला पहन के आया हो, चाहे राजनीति का चोला पहन के आया हो, चाहे कानून का चोला पहन के आया हो, स्टेट ही क्यों ना हो, यदि उसका कानून हमारे सत्य के लिए विपरीत है तो हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे और कानून का भी उल्लंघन कर देंगे। हम कानून का उल्लंघन तो करेंगे लेकिन हम इसके लिए हथियार नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। सरकार चाहे तो हमको जेल में बंद कर सकती है, हमारे ऊपर लाठियां बरसा सकती है, लेकिन सरकार हमको झुका नहीं पाएगी और अपने विचारों और अपने कानूनों के प्रति समर्पण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यानी यहीं से सत्य और अहिंसा का उनका सत्याग्रही संघर्ष शुरू हो जाता है। गांधी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान आते हैं तो एक कामयाब आंदोलनकारी के रूप में यहां उनका आगमन होता है। भारत में आने के बाद उनके राजनीतिक गुरु माने जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि आपको तत्काल भारतीय राजनीति में सक्रिय होने के बजाय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को, उनके विश्वास को, उनकी संस्कृति को, उनके सोचने के तरीके को समझने का प्रयास करना चाहिए। और गांधी ने उनकी बात का मान रखा और उन्होंने अखिल भारतीय यात्रा शुरू कर दिया। और जो आदमी फर्स्ट क्लास से चलने के अपने सफर के अधिकार की लड़ाई शुरू किया था अफ्रीका में, वह आदमी भारत के आम लोगों को समझना चाहता था, तो इसलिए थर्ड क्लास में यात्रा करना शुरू किया। गांधी की यह यात्रा जब चल रही थी तभी गांधी को रास्ते में ही राजकुमार शुक्ल मिले और राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के लिए न्योता दिया। चंपारण की कहानी मैंने कल के क्लास में समझा दिया था। उसके बाद में खेड़ा और अहमदाबाद का किस्सा आया था, वो भी मैंने कल के क्लास में बता दिया था। और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया था कि गांधी जब हिंदुस्तान आए थे तो शुरुआती दौर में गांधी का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी का स्वागत इस तरीके से किया था कि गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दे दिया था। गांधी को ये जो कैसरे हिंद की उपाधि दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने, वो इसलिए दिया था क्योंकि गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के समर्थन की बात कर रहे थे और भारतीय लोगों को कह रहे थे कि आप सरकार का विरोध मत करिए, सरकार का समर्थन करिए। सरकार यदि युद्ध में जीत जाएगी तो आपको स्वराज देगी। इस दौरान आप देखोगे कि गांधी चंपारण में भी आंदोलन करते हैं, खेड़ा में भी करते हैं। दोनों बार वो सरकार के विरुद्ध करते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि सरकार के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न नहीं उठाते हैं। चंपारण में उन्होंने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया था क्योंकि उनका कहना था कि सरकार गलत आदेश दे रही है तो मैं नहीं मानूंगा। खेड़ा में उन्होंने सरकार के रेवेन्यू की नीति और उनके जबरन रेवेन्यू के कलेक्शन का विरोध किया था, लेकिन कहीं भी मूल रूप से सरकार के अस्तित्व को संकट में डालने या भारतीयों के लिए कोई राजनीतिक अधिकार मांगने की लड़ाई उन्होंने नहीं किया था।
लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जबकि गांधी राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे थे और गांधी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े नहीं हो रहे थे, उस समय भी गांधी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। राजनीतिक जमीन तैयार करने के क्रम में क्या क्या हुआ, तो गांधी चूंकि अफ्रीका से लौटे थे एक कामयाब आंदोलनकारी के रूप में, तो ऑलरेडी उनका एक बड़ा नाम था। दूसरी ओर वो अखिल भारतीय यात्रा करके लोगों से संपर्क बना रहे थे। इस बीच में गांधी की छवि भी बन रही थी और गांधी को हिंदुस्तान के लोगों की समझ भी बन रही थी। और फिर गांधी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में अपना कार्यक्रम चलाकर कामयाबी हासिल करके लोगों को यह मैसेज भी दे दिया कि गांधी नेतृत्व करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और साथ ही साथ गांधी ने लोगों को यह भी मैसेज दे दिया कि गांधी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई करने वाले नेता नहीं हैं, वो आम आदमियों के दुख दारिद्र्य को समझते हैं और उनके दुख को दूर करने वाले आंदोलन का वो हिस्सा बनेंगे। यानी कि उनकी शुरुआत होती है किसान नेता और मजदूर नेता के रूप में, और उसके बाद वह राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ते हैं। और जब वो जुड़ते हैं तो उनके साथ में किसान और मजदूर भी बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं। और इस नाते गांधी जी जब राजनीतिक आंदोलन की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो वो बाकी सारे नेताओं की तुलना में ज्यादा बड़ा जनाधार वाले नेता के रूप में उभर कर आते हैं। अब अगला मुद्दा ये आता है कि गांधी जी ने पहली बार भारत के अंदर एक राजनीतिक आंदोलन तब चलाया जब सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट क्या है, तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा रिकमेंड किए गए सुझावों के आधार पर एक एक्ट बनाया ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए, जिसमें यह बात कही गई थी कि यदि किसी भारतीय के ऊपर इस बात की आशंका हो कि उसके रास्ते सरकार के किसी कानून का उल्लंघन होने वाला है, सरकार यदि किसी व्यक्ति को समाज के अंदर असुरक्षा लाने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है, किसी के प्रति आशंका है कि वह ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आशंका के ही आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तत्काल हेबियस कॉर्पस के नियम के तहत, माने बंदी प्रत्यक्षीकरण के नियम के तहत कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा और बिना अदालती कार्रवाई के ही उसे लंबे समय तक सरकार डिटेन्ड रख सकती है, माने अपने वश में, अपने अधीन नियंत्रण में रख सकती है। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून के रास्ते ब्रिटिश सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का दमन करना चाहती थी। गांधी ने कहा कि हमने तो आपसे सहयोग किया था इस उम्मीद में कि आप युद्ध में जीत जाने के बाद हमको स्वराज देंगे, लेकिन आपने हमें क्या दिया? हमने हाथ फैलाकर रोटी की मांग किया और आपने हम पर पत्थर फेंक दिया। अतः अब आपके साथ सहयोग करना और आपके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। हम आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन का नाम रखा गया रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का मूल मतलब था कि सरकार रॉलेट एक्ट को वापस ले ले। रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए जो सत्याग्रह की शुरुआत होती है, उसके लिए गांधी ने योजना बनाया कि हम इसकी शुरुआत पंजाब से करेंगे। पंजाब से इसलिए गांधी जी ने शुरू करने का प्लान किया क्योंकि बहुत सारे पंजाबी लोग उस प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी किए थे और वहां शहीद हुए थे। वहां पर असंतुष्टि का लेवल कुछ ज्यादा था, तो गांधी जी ने यह तय किया कि रॉलेट सत्याग्रह की ऑफिशियल शुरुआत पंजाब से करेंगे और इसके लिए वो पंजाब जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको रोक लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। उनके डिटेंशन के विरोध में अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी जैसे दो कांग्रेसी नेता
जो अमृतसर के रहने वाले थे, उन्होंने विरोध में जुलूस निकाला। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी के द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों के बीच में और ज्यादा असंतुष्टि फैली। इसी पृष्ठभूमि में जालियांवाला नाम के एक बाग में, माने समझिए कि एक मैदान है, उस मैदान में बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए तो एक तो त्योहार का दिन है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उनके इकट्ठा होने का जो उद्देश्य था वो ये कि वो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी विमर्श करेंगे और लोगों तक इस सरकारी व्यवस्था के विरोध में आवाज फैलाने का मैसेज स्प्रेड करेंगे। यानी कि इसके रास्ते आंदोलन आगे बढ़े, यही मंशा थी वहां इकट्ठा होने वाले लोगों की। लेकिन सरकार आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, तो इस वजह से सरकार ने धारा 144 लगा दिया। धारा 144 का मतलब निषेधाज्ञा, माने एक जगह 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, और यहां तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अब इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? एक तरीका तो यह हो सकता था कि वो पुलिस वाले ऑफिसर्स या मिलिट्री ऑफिसर्स जो सिविल सोसाइटी के मूवमेंट्स को जानते हैं और समझते हैं, वो इतना जल्दी अधीर नहीं होते हैं, वो इतना ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं कि यदि सोसाइटी के बीच से एक ग्रुप ऑफ पीपल ने आंदोलनकारी तेवर अपना लिया और कानून की धज्जी उड़ा दिया, तो फिर उनके खिलाफ ये लोग कठोर कार्रवाई कर दें। उनकी कोशिश होती थी और होती है आज तक कि उन्हें किसी तरीके से समझा के बुझा के उन्हें मिनिमम स्केल पर काम करने के लिए बाध्य करके फिर उनको घर भेज दिया जाए। ज़रूरत पड़े, आवश्यक हो जाए तो उनमें से कुछ लोगों को उठाकर आप वहाँ से लेके चले जाओ, अरेस्ट कर लो, फिर उनको 4-6 घंटे में, 4-6 दिनों में छोड़ दो। कोशिश होती है कि इसको डिफ्यूज करो। लेकिन एक दूसरी सोच वाला एक अधिकारी था, जनरल डायर। जनरल डायर ने ये सोचा कि भारतीय लोग यदि हमारे द्वारा बनाए गए कानून का यूं ही उल्लंघन करना जारी रखे तो हमारी सरकार का जो इकबाल है, हमारी सरकार का जो भय है, जो खौफ है, जिस डर के बदौलत हम देश की जनता के ऊपर शासन करते हैं, वो खौफ ही खत्म हो जाएगा। इस खौफ का जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम एक ऐसी कार्रवाई करें जो एग्जाम्पलरी हो जाए, एक ऐसा उदाहरण बन जाए कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने के पहले लोगों के दिलों में यह खौफ उन्हें हमारे विरोध में खड़ा होने ही न दे। और इसलिए उन्होंने जालियांवाला बाग के गेट के ऊपर मशीन गन वाला जो जीप होता है वो लगा दिया, ताकि उस गेट से कोई बाहर नहीं निकल पाए। और उस मैदान से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जिसके रास्ते को ब्लॉक किया था मशीन गन वाले जीप के रास्ते, बाकी कोई रास्ता नहीं था। उस मैदान के चारों तरफ जो चहारदीवारी थी वो इतनी ऊंची थी कि उसे कभी कोई मानव छलांग मार के क्रॉस नहीं कर सकता था। और उस मैदान में मौजूद लोगों के ऊपर सरकार के सिपाहियों ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 389 लोग मरे, और जो अन्य आंकड़े हैं जो सरकारी नहीं है के मुताबिक कम से कम 1000 लोग मरे थे। संख्या नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है सरकार का वो तेवर कि यदि तुमने हमारे द्वारा लागू किए गए 144
का उल्लंघन किया है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी जो होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले पुश्तों तक को हमसे डर लगे और हमारे कानून का उल्लंघन करने के लिए वो हिम्मत न जुटा पाए। और इसलिए भीड़ पर गोलियों की बरसात कर दी गई। वो गोलियां चलाना कब बंद किए? बाद में जब जनरल डायर के इस एक्ट के अगेंस्ट जांच की एक कमेटी बनी, हंटर कमेटी, तो हंटर कमेटी में एक भारतीय भी थे। उन्होंने पूछा कि आपने गोलियां चलाना फिर बंद क्यों किया? तो जनरल डायर ने कहा क्योंकि हमारी गोलियां खत्म हो गई थी, यानी कि गोलियां और होती तो वो और चलाते। इस जालियांवाला बाग कांड को आप भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली घटना के रूप में देख सकते हैं। सरकार ने इस उम्मीद में यह घटना घटित कराया था कि लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं कुछ ही लोगों के अंदर दहशत पैदा करती है। ज्यादातर लोगों के अंदर तो विरोध का भाव ही और मजबूत कर देती है। जालियांवाला बाग कांड के बाद एक तरफ जहां सरकार पे दबाव पड़ने लगा कि आप जांच कमेटी बिठाइए, जिसके रास्ते हंटर कमेटी का गठन हुआ, लेकिन हंटर कमेटी ने सरकारी लीपापोती का काम किया। सरकारें आज भी लीपापोती का ही काम करती है। यदि कोई घटना घटित हो, घटना किसी सरकार के काल में घटी हो, सरकार के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हों, सरकार के नेता मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हों, तो उसके विरोध में जो जांच कमेटी बैठेगी, उस जांच कमेटी का रिपोर्ट, जांच कमेटी के रिपोर्ट के आने के पहले ही आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने घर में, किसी भी समझदार आदमी से पूछकर कि उसमें क्या क्या रिपोर्ट आएगा। अंतिम बात यह होगी कि लीपापोती हो जाएगा। आज भी ऐसी लीपापोती की गतिविधियां चल ही रही हैं, तो अब आप हंटर कमेटी की लीपापोती की बात को सहज तरीके से समझ सकते हैं। इसमें यह बात कह दी गई कि जनरल डायर ने अति उत्साह में आकर ये कठोर कार्रवाई किया है, लेकिन जनरल डायर ने जो कार्रवाई किया है वह ड्यूटी का पार्ट है। इसमें यह बात कही गई कि हालांकि जनरल डायर को इतना कठोर एक्शन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जनरल डायर ने जो किया है वो किसी निजी हित में, किसी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया है। अतः उसके खिलाफ हम कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले सकते। साम्राज्यवादी सरकार किसी बिगड़ायल साम्राज्यवादी अधिकारी के खिलाफ अधिक से अधिक ऐसी ही अनुशंसा कर सकती थी, क्योंकि जालियांवाला बाग के अंदर मौजूद भारतीय लोगों पर जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी एक जनरल डायर की गोली नहीं थी, उस साम्राज्यवादी सरकार के द्वारा चलवाई गई गोलियां थी। अब देखोगे कि इसके विरोध में भारतीय लोगों ने भी अपनी ओर से जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, माफ करिएगा, एक समिति का गठन किया, तहकीकात कमेटी के नाम से। तहकीकात कमेटी माने जांच समिति, जिसके अंदर तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे। मालवीय जी उसके नेता थे। जिसमें यह बात स्वीकार की गई कि सरकार ने जनरल डायर के नेतृत्व में बहुत ही विभत्स और बहुत ही नृशंस तरीका अपनाया था और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी ओर देखोगे कि इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों ने जनरल डायर को अप्रिशिएट किया और जनरल डायर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके लिए मूवमेंट बनाया और जनरल डायर के बचाव के लिए न सिर्फ सोशल बेस तैयार किया बल्कि फाइनेंशियल बेस भी तैयार किया। जनरल डायर ने
इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए यह काम किया है। सो जनरल डायर शुड बी रेस्पेक्टेड लाइक अ स्टर्न मिलिट्री ऑफिसर, नॉट लाइक अ मर्डरर और अ ब्रूटल असैसिनेटर। जनरल डायर को एक हत्यारे की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक मजबूत इरादे वाले मिलिट्री अधिकारी की तरह देखा जाना चाहिए। तो भारत में जहां उसे दैत्याकार व्यवहार और आचरण करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, उसे पैशाचिक प्रवृत्ति का और प्रकृति का माना जाता है, वहीं इंग्लैंड में उसे नायक की तरह भी देखा गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक अंग्रेज ऐसे ही तरीके से जनरल डायर को देख रहा था, लेकिन इंग्लैंड में बड़ी आबादी ऐसी थी जो जनरल डायर को नायक के तौर पर देख रही थी। अब देखोगे कि इसी पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। यहां तक की चर्चा में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे आप लिखें और लिखने से आपकी जरूरत की पूर्ति हो। मैं चाहता हूं कि जितनी बात मैंने बताया उसके ऊपर एक संक्षिप्त पैराग्राफ आप लिख लें। बस एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिख लीजिए। लिखिए। गांधी लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। गांधी लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अफ्रीका में किया। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अफ्रीका में किया। भारत आने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय यात्रा की शुरुआत किया और भारतीय लोगों को सरकार के समर्थन का परामर्श दिया। सरकार के समर्थन का परामर्श दिया। इस बीच गांधी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों का आंदोलन चलाया। किसानों और मजदूरों का आंदोलन चलाया। किसानों और मजदूरों का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत गांधी ने चंपारण में पहली बार भारत में
उस सत्याग्रह का प्रदर्शन किया जिसे वो अफ्रीका में पहले ही सफलतापूर्वक आजमा चुके थे, जिसे वो अफ्रीका में पहले ही सफलतापूर्वक आजमा चुके थे, जिसे वो अफ्रीका में पहले ही सफलतापूर्वक आजमा चुके थे। गांधी ने सरकार के विरुद्ध पहला राजनीतिक आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह के रूप में आरंभ किया। और इसी रास्ते घटनाक्रम का विकास होते हुए जालियांवाला बाग कांड तक पहुंचा, और फिर इस रास्ते असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बच्चों, 1920 ईस्वी तक गांधी के जीवन के बारे में मैंने आपको कहानी सुना दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे गांधी जी के जीवन के दूसरे चरण की ओर। और दूसरा चरण क्या है? तो दूसरे चरण के लिए आपको पहले कहानी सुनाता हूं, अभी अगले 10-15 मिनट तक फिर गांधी के बारे में सुनाऊंगा, फिर उसका संक्षिप्त पॉइंट लिखाऊंगा। तो दूसरे चरण की ओर चलने के लिए तैयार रहिए। इस चरण में हम लोग 1920 से 22 के बीच की कहानी करेंगे। 1920 से 22 के बीच की कहानी करेंगे। तो कहानी यह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था, तो यह आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन खिलाफत कमेटी का आंदोलन था। खिलाफत कमेटी क्या है? तो एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर मुस्लिम सदस्य ही थे सिर्फ, और इन मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि वो सरकार के ऊपर दबाव डालें ताकि मुस्लिम खलीफा के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई न हो। तो सवाल उठता है कि मुस्लिम खलीफा कौन होते हैं? मुसलमानों के धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रधान माना जाता है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रधान की हैसियत वाला नेता यानी कि खलीफा उस समय कौन था? तो उस समय तुर्की के सुल्तान के पास ही खलीफा का पद था। यानी वही व्यक्ति एक तरफ तुर्की का सुल्तान भी था और दूसरी तरफ वह खुद को खलीफा भी कहता था। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के मुसलमान सच में उसी को अपना नेता मानते थे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान उसको अपना नेता मानते थे।
भारत में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो ये मानते थे कि खलीफा है तो हमारा भी नेता है, और वो चाहते थे कि खलीफा के खिलाफ ब्रिटिश सरकार कोई कठोर कार्रवाई न करे। सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश सरकार खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि ब्रिटिश सरकार की तलवार खलीफा के गर्दन पर आ गई थी? तो बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जब चला था तो उस दौरान एक तरफ यदि अंग्रेज और फ्रांसीसी, इटली, रूसी, अमेरिकन, जापानी आदि थे, तो दूसरे तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की था। तो तुर्की जर्मनी के साथ था, इंग्लैंड के विरुद्ध था, और जीत हुई थी इंग्लैंड वाले पक्ष की। तो ऐसी स्थिति में अब हारने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तुर्की के सुल्तान का साम्राज्य भी बिखरने वाला था, उसके बहुत सारे क्षेत्रों को उससे छीनने की योजना बन रही थी। अब ऐसे में भारत के मुसलमानों ने जब तुर्की के सुल्तान के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय लिया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने की योजना बनाया कि आप हमारे खलीफा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करो, यदि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो इससे हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो यहां पर बात समझने लायक यह है कि भारत में भी खलीफा के पक्ष में काम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसी को कहते हैं खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी को अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब उनको अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिल रही थी तो उसी दौरान गांधी ने उनको एक सुझाव दिया। सुझाव के तहत यह कहा गांधी को कि आप सरकार के सामने यदि अपनी मांग रखते रहोगे, आवेदन निवेदन करते रहोगे, सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए भारत से लेकर इंग्लैंड और फ्रांस की यात्राएं करते रहोगे। फ्रांस में पेरिस में यात्रा होती थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियां पेरिस में हो रही थी, कि आप यदि यूं ही दिल्ली, लंदन, पेरिस करते रहोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप यदि चाहते हो कि सरकार आपकी बात सुने तो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दो। आंदोलन के दबाव में आकर सरकार आपकी बात सुनेगी। तो कैसा आंदोलन किया जाए? तो आंदोलन असहयोगात्मक किया जाए, लेकिन अनिवार्य रूप से वह आंदोलन अहिंसक हो। तो अहिंसात्मक और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दीजिए, ये सुझाव दिया गांधी जी ने। किनको? तो खिलाफत कमेटी के नेताओं को, जिसमें बहुत सारे नेता थे, जैसे जिसमें अली बंधु विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अली बंधु, तो अली बंधु को यह सुझाव दिया गांधी जी ने और उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। सुझाव को स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधी जी, क्योंकि इस तरह का आंदोलन आप पहले चला चुके हैं, तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप ही इस आंदोलन का नेतृत्व भी कीजिए। तो गांधी जी को प्रस्ताव मिला कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करिए। कौन से आंदोलन का? आंदोलन का पर्पस क्या था? तो पर्पस था खलीफा के पक्ष में रहना, खलीफा के खिलाफ कार्रवाई को रोकना। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत कर दिया। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसके अंतर्गत क्या बात कही गई कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है? तो तर्क यह है कि आप हमारे सहयोग पर ही यहां टिके हुए हैं। हम आपका माल खरीदते हैं तो हम आपके साथ सहयोग करते हैं, हम आपकी सेवा में ज्वाइन करते हैं तो आपसे सहयोग करते हैं, आपके अदालत में जाते हैं तो सहयोग करते हैं,
शिक्षा संस्थान में जाते हैं तो सहयोग करते हैं, आपकी कला संस्कृति को अपनाते हैं तो सहयोग करते हैं। हम आपसे पूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद की ओर बढ़ेंगे। ना आपका माल खरीदेंगे, ना आपके शिक्षा संस्थान में जाएंगे, ना आपके अदालत में जाएंगे, ना तो आपकी कला संस्कृति को अपनाएंगे। हम अपनी देसी जीवन पद्धति अपनाएंगे। तो ये जो असहयोग है वो एक ऐसा पॉलिटिकल कार्यक्रम है जो बहुत हद तक स्वदेशी आंदोलन से ही मिलता है कि विदेशी का बायकॉट करेंगे और स्वदेशी का विकल्प अपनाएंगे, चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे विचारधारा हो। गांधी जी ने कहा कि आप यदि इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और दबाव में ही सरकार झुकेगी, तो आपकी बात पूरी हो सकती है। उन्होंने फिर कांग्रेस को भी समझाया कि आप भी सरकार के विरुद्ध असहयोगात्मक जन आंदोलन शुरू कर दीजिए। कांग्रेस ने तत्काल जो डिमांड रखा था वो ये कि आप जालियांवाला बाग कांड के दोषियों को सजा दीजिए और स्वराज चाहिए। और खिलाफत वालों ने जो डिमांड रखा था वो ये कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई रोकिए और स्वराज चाहिए। तो खिलाफत कमेटी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन हो या उसके कुछ महीनों के बाद जनवरी 1921 में कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन हो, दोनों ही आंदोलनों की एक मांग कॉमन थी, स्वराज। और एक मांग दोनों की अलग अलग थी। खिलाफत कमेटी की मांग खलीफा के हित की रक्षा की थी और कांग्रेस कमेटी की मांग जालियांवाला बाग कांड के दोषियों को सजा देने की थी। जब आंदोलन आगे बढ़ा तो आपको इसमें एक खास बात यह नजर आएगी कि 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर बड़े पैमाने पर सहभागिता के साथ आंदोलन चलाए। बड़े पैमाने पर लोग एक साथ मिलते हैं, खाना पीना होता है, एक ही नेतृत्व में एक ही कार्यक्रम और कार्यप्रणाली के तहत आंदोलन चलाते हैं। संगठन दोनों का अलग अलग है, एक खिलाफत कमेटी का सदस्य है, एक कांग्रेस का सदस्य है, लेकिन प्रतिपक्ष एक, यानी दुश्मन एक, और इनका नेता एक, गांधी, दुश्मन अंग्रेज। कार्यक्रम और कार्यप्रणाली एक, असहयोगात्मक कार्यक्रम, अहिंसात्मक कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ये सब एक जैसा कार्यक्रम है। विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी का विकल्प, ये सब एक जैसा कार्यक्रम है। तो आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में निकटता बढ़ी है। इस निकटता के तहत आपको दो उदाहरण उल्लेखनीय नजर आएगा। एक उदाहरण ये कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उस गोल्डन टेम्पल का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है उसका तोसा खाना। तोसा खाना की चाबी होती है उस मंदिर के ग्रंथी के पास, जो उसके प्रधान पुरोहित होते हैं। उसकी चाबी एक दिन के लिए सौंप दी गई थी सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू मुसलमान थे। अब एक मुसलमान को एक सिख पवित्र धार्मिक स्थल की चाबी यदि सौंप दी गई तो बहुत बड़ी बात है। ये और ज्यादा बड़ी बात इसलिए लगती है क्योंकि सिखों का धर्म शुरू में तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द और आदि आदि की बातें करता था, लेकिन मुगल काल में जहांगीर ने जब सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को टॉर्चर किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो यहां से सिखों और मुगलों के बीच में दूरी बढ़ गई थी। औरंगजेब काल में यह दूरी और ज्यादा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई थी। और उसके बाद में 18वीं शताब्दी में जब हम प्रवेश करते हैं तो सिखों की ओर से प्रतिशोध लेने का काम करने वाले नेता आए, बंदा बहादुर, और फिर बंदा बहादुर को बहुत टॉर्चर किया गया, मार दिया गया।
तो इनके रास्ते कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मुस्लिम सिख की कटुता बढ़ी। ये कटुता तब और ज़्यादा बढ़ गई जबकि सिखों के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने एक बड़ा सिख राज्य बनाया। तो रणजीत सिंह के सिख राज्य की सत्ता पलटने की कोशिश किया वहाबियों ने। वहाबी माने वो लोग जो कि मानते थे कि भारत को हमें गैर मुस्लिम देश से तब्दील करके मुस्लिम देश में ढाल देना है। माने भारत दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। तो वहाबियों ने सिख और मुस्लिम के बीच के टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यदि तुम समझो कि एक लीडर सैफुद्दीन किचलू हैं जो कि कांग्रेसी हैं और गांधीवादी हैं, उनको गोल्डन टेम्पल के सबसे पवित्र स्थल की चाबी सुपुर्द कर दी जाती है कि एक दिन के लिए इस टेम्पल के पुरोहित आप हो गए। इसका मतलब है कि सिख और मुस्लिम के बीच की दूरी को मिटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था ये। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि दिल्ली में जामा मस्जिद मुसलमानों का सबसे बड़ा मस्जिद है। जामा मस्जिद में सबसे बड़ा दर्जा होता है वहां के इमाम का। इमाम माने मुसलमानों का नेता। जामा मस्जिद का जो इमाम है वो वहां से लोगों को तकरीर देते थे। तकरीर देने का मतलब हुआ उपदेश देते थे। ये बताते थे कि क्या सही क्या गलत, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम के मुताबिक ही जीवन जीना है प्रत्येक मुसलमान को। पहली शिक्षा तो ये होती थी। और दूसरी शिक्षा ये होती थी कि इस्लाम क्या कहता है। और तीसरी शिक्षा ये होती थी कि आज की परिस्थितियों में कोई घटना घट रही है, तो कोई वाकया हो गया है, तो कोई मसला खड़ा हो गया है, तो इन स्थितियों में मुसलमान को क्या करना चाहिए, इस विषय पर इस्लाम की क्या शिक्षा है, ऐसी बातों को एक्सप्लेन करने का काम होता है इमाम का। यानी मोटे तौर पर समझिए कि मुसलमानों का मार्गदर्शक। तो जो जामा मस्जिद का शाही इमाम था, उसके जगह पर एक दिन के लिए लोगों को तकरीर देने हेतु, लोगों को उपदेश देने हेतु न्योता दिया गया स्वामी श्रद्धानंद जी को। स्वामी श्रद्धानंद जो कि एक आर्य समाजी नेता थे। आर्य समाज जिनके बारे में आपने पीछे पढ़ा है कि वो शुद्धि आंदोलन चलाए हैं, वो वेद की ओर बात करते हैं, वो मुसलमानों की आलोचना भी करते हैं। उस आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी को बुलाया जाता है जामा मस्जिद से उपदेश देने के लिए, तकरीर देने के लिए। इसका मतलब है कि फिर हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरी भी मिट रही थी। तीसरा एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मुस्लिम आलिम लोग थे, उन लोगों के बीच में एक मैसेज चला गया था कि मुसलमान यदि अपने खलीफा के पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है तो क्या इस लड़ाई में उसे हिंदुओं का सहयोग लेना चाहिए? क्या गांधी जो कि एक हिंदू है को नेतृत्व देना चाहिए? यदि हम अपने धर्म की लड़ाई किसी दूसरे धर्म वाले लोगों के सहयोग से लड़ेंगे तो यह धार्मिक दृष्टि से ठीक है क्या? एक विमर्श का मामला बन गया हिंदुस्तान के आलिमों के बीच। और फिर यह तय हुआ कि हाँ, हिंदू को हम अपने दोस्त की तरह देखेंगे। ये दोस्त हैं हमारे, ये पड़ोसी हैं हमारे, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। और इस नाते आज यदि हम पर संकट है और ये हमको संकट से लड़ने में सहयोग दे रहे हैं तो हम इनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे और हम इनके सहयोग से अपने खलीफा के लिए लड़ाई करेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ जाए कि धीरे धीरे देखोगे तो यह हिंदू और मुसलमान के बीच में निकटता को बढ़ाने वाली बात थी। यहीं पर एक बड़ा मामला यह खड़ा होता है कि कुछ विचारक, नेता, इतिहासकार
ऐसे भी हैं जो गांधी के इस कदम का विरोध करते हैं। गांधी के इस कदम का विरोध करते हैं तो किस कदम का? तो ये कि आपने खिलाफत कमेटी का नेतृत्व क्यों संभाला, खलीफा के पक्ष में होने वाली लड़ाई आपने अपने हाथ में क्यों लिया। इससे मूल जो शिकायत है वो ये कि मुसलमानों की मूल आस्था भारत में नहीं थी, मुसलमानों की आस्था खलीफा में थी। यदि मुसलमान खलीफा को अपना नेता मानता है तो मुसलमानों की जो राष्ट्रवादी भावना है वो भावना सीमित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। उसकी आस्था का केंद्र भारत में है ही नहीं, उसकी आस्था का केंद्र तो खलीफा है। ऐसे में खलीफा के पक्ष में खड़े होने वाले मुसलमान को हम राष्ट्रवादी मुसलमान कैसे माने? जो राष्ट्रवादी होगा उसके लिए राष्ट्र ही अल्टीमेट होगा, अंतिम होगा। लेकिन जिसकी आस्था का केंद्र खलीफा है, हम वैसे मुसलमानों से राष्ट्रवाद की उम्मीद यदि कर रहे हैं तो हम गलत उम्मीद कर रहे हैं। और गांधी ने यदि उनके साथ खड़ा होने का निर्णय लिया तो गलत निर्णय लिया, और कांग्रेस को भी उनके साथ खड़ा कर दिया तो ये और भी गलत निर्णय लिया, देश की जनता को भी उनके साथ खड़ा कर दिया तो ये और भी गलत निर्णय लिया। इससे भारत के मुसलमानों के राष्ट्रवादी भाव के ऊपर इस्लामिक भाव का पलड़ा भारी पड़ सकता है। इसी तर्क के साथ बहुत सारे लोगों ने गांधी की आलोचना किया। एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लूं। जब गांधी की आलोचना किया तो इस आलोचना के बाद सवाल यह उठता है कि गांधी ने क्या जवाब दिया, और सवाल यह भी उठता है कि गांधी के कदम को सही बताने वाले जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। तो गांधी ने कहा कि हम ये कदम उठाए हैं इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि इस रास्ते भारत के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मित्र की तरह एक जगह इकट्ठा होंगे, एक दुश्मन के खिलाफ एक कार्यक्रम के तहत, एक कार्यशैली के तहत, एक नेता के अधीन रहते हुए संघर्ष करेंगे। और जब वो संघर्ष करेंगे तो एक दूसरे के विरुद्ध जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, जो अफवाहें हैं, जो आशंकाएं हैं कि हिंदू को लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन, मुसलमान को लगता है कि हिंदू हमारा दुश्मन, वो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और भरोसा बढ़ जाएगा। इससे हिंदू और मुसलमान के अंदर सह अस्तित्व की भावना कि हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हुए जिएंगे, तो तुम्हारी भी भलाई हमारी भी भलाई, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ये वाली बात हो जाएगी। इससे राष्ट्रवाद मजबूत होगा। राष्ट्रवाद मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। गांधी ने इसे और ज्यादा गहरा करते हुए कहा कि आज की स्थिति में हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मित्र की तरह देखने के बजाय एक दूसरे के प्रति संदेह करते हैं और एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। नॉट इन ऑल केसेस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मुसलमानों को डर है कि हिंदुस्तान में बहुमत हिंदुओं का है और यदि हिंदुओं को आजादी मिल गई तो मुसलमान हिंदुओं के अधीन हो जाएंगे, उनके साथ में सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाएगा। हिंदुओं को शिकायत है कि हमारे अतीत के काल में तुमने हमारे साथ में बहुत अत्याचार किया था, हमें फिर से अपनी संस्कृति के गौरव को हासिल करना है।
मोटे तौर पर देखो तो हिंदुओं को अतीत की शिकायत है, मुसलमानों को भविष्य का डर है, और इन दोनों के कारण एक दूसरे के खिलाफ खूब सारी बातें होती है, शिकायतें बहुत ज्यादा हैं और सौहार्द कम है। ऐसी स्थिति में अंग्रेज के साथ में हो जाते हैं मुस्लिम, और अंग्रेज इस बात को समझते हैं तो मुसलमानों के ऊपर डोरे डालते हैं, उनको अपने पक्ष में करके रखते हैं। अंग्रेजों को लगता है कि यदि भारत में हिंदू बना मुसलमान की राजनीति को हमने हवा दे दिया तो ऐसे में राष्ट्रीय भावना कमजोर पड़ेगी, राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ेगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ेगा। और गांधी को लगता है कि यदि अंग्रेजों के इस योजना को डिफ्यूज करना है तो मुसलमानों के अंदर से इस भय के भाव को निकालना पड़ेगा कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों के मन में यह भाव भरना पड़ेगा कि तुम्हारा दुश्मन अंग्रेज है और दोस्त हिंदू है। जबकि मुसलमान को अंग्रेज क्या सिखा रहे थे? दुश्मन हिंदू है, दोस्त अंग्रेज है। और बड़ी संख्या में मुसलमान ये मान भी रहे थे कि दोस्त कौन है तो अंग्रेज और दुश्मन कौन है तो हिंदू। गांधी इसी समीकरण को पलटना चाह रहे थे कि दोस्त कौन तो हिंदू और दुश्मन कौन तो ब्रिटिश। और इसीलिए गांधी ने कहा कि यह एक ऐसा मौका है जो लोगों को सदियों में एक बार मिलता है और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि गौर करने लायक है, वो ये कि मुसलमान क्या सच माने में खलीफा को अपना नेता मानकर उनके अधीन इस्लामिक एकता को बल देने की योजना के तहत काम कर रहे थे? तो इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है कि वो खलीफा के नेतृत्व में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने की योजना के तहत काम कर रहे थे। मूल बात यह है कि खलीफा उस समय जिस बड़े साम्राज्य का स्वामी था उसमें मक्का मदीना का क्षेत्र भी आता था, और मक्का मदीना आप जानते हैं कि मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की का सुल्तान हारा था तो यह आशंका आ गई थी कि उसका साम्राज्य बिखरेगा तो जीतने वाले जो देश हैं वो आपस में बांट लेंगे। मक्का मदीना का इलाका भी किसी यूरोपीय के अधीन चला जाएगा। हो सकता है कि अंग्रेज के अधीन चला जाए, हो सकता है कि फ्रांसीसी के अधीन चला जाए। तो मक्का और मदीना का इनके हाथ से निकल जाने को लेकर डरा हुआ मुसलमान सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप मक्का मदीना हमसे मत छीनो, खलीफा के अधीन ही रहने दो। तो मूल लड़ाई ये खलीफा के नेतृत्व में इस्लाम के विश्व भर में प्रसार के पक्ष की नहीं थी। मूल लड़ाई यह थी कि ये अपने मक्का मदीना की रक्षा करना चाहते थे। अब गौर करने लायक बात यह है कि मक्का और मदीना के प्रति मुसलमानों की आस्था को क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि तुम्हारी आस्था मक्का में है तो तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम्हारी आस्था मदीना में है तो तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। यदि मक्का के प्रति आस्था को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा तो हम अपने राष्ट्रीय भावना को खुद ही आहत कर देंगे। अपने देश की एक बड़ी आबादी को ये कहेंगे कि तुम मक्का के प्रति आस्था त्याग दो, नहीं तो हम तुमको राष्ट्रवादी नहीं मानेंगे। तुमको राष्ट्रवाद की परीक्षा में यदि उत्तीर्ण होना है तो तुमको मक्का के प्रति अपनी आस्था का त्याग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन पेपर देकर किसी की राष्ट्रवादिता की परीक्षा नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। उन धर्मों के लोगों के विश्वास की अपनी एक प्रणाली है। उनके अंतर्गत हो सकता है कि किसी के धर्म का जो केंद्र है, किसी के धर्म का जो आस्था का केंद्र है वह भारत के बाहर हो। तो भारत के बाहर है तो यदि भारत का मुसलमान हज करने जाता है और मक्का जाता है
तो क्या दिक्कत है, जाए। राष्ट्रवाद का विकास आधुनिक युग का कॉन्सेप्ट है और मक्का के प्रति आस्था मध्यकाल का कॉन्सेप्ट है। जब आधुनिक युग में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र उभर कर आए जहां मुसलमान रहते हैं, कहीं बहुसंख्यक कहीं अल्पसंख्यक। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मध्य एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, ईस्टर्न एशिया हो, सभी जगह वो मुसलमान रहते हैं। और उन मुसलमानों को धर्म ने सिखाया है कि तुम्हारा एक फर्ज ये भी है कि तुम हज पे जाओगे। लोग हज पे जाते हैं। तो हज पर जाने वाला मुसलमान क्या अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की कसौटी पे कमजोर पड़ जाता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि मानसरोवर जाना चाहती है। तो क्या मानसरोवर आपके हिंदुस्तान में है? नहीं है। आप मानसरोवर जाना चाहते हैं तो क्या आपकी राष्ट्रवादिता कमजोर है? आप पशुपतिनाथ जाना चाहते हैं, क्या पशुपतिनाथ भारत में है? तो नहीं। क्या आपकी राष्ट्रवादिता कमजोर है? अमेरिका में रहने वाले हिंदू अयोध्या आना चाहते हैं तो अमेरिका के हिंदुओं का अमेरिका के प्रति जो राष्ट्रवाद है वो क्या कमजोर है? कोई मथुरा आना चाहता है, वृंदावन आना चाहता है, कोई उज्जैन महाकाल मंदिर में जाना चाहता है, कोई काशी विश्वनाथ जाना चाहता है। कौन? तो वो हिंदू जो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं, यूरोप के किसी देश के नागरिक हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले चुके हैं वो, तो क्या वो अब अपने देश के लिए कमतर राष्ट्रवादी हैं? तो नहीं। भारत के कई सारे ऐसे सिख हैं जो ननकाना साहब जाना चाहते हैं। ननकाना साहब तो लाहौर में है, तो क्या उनकी भारतीय राष्ट्रवादिता कमजोर है? तो नहीं। इस एंगल से देखो तो तुमको एक बात समझ में आ जाएगी कि भारत के मुसलमानों की चिंता क्या थी। भारत के मुसलमान खलीफा के नेतृत्व में दुनिया भर में इस्लाम के प्रसार की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने मक्का और मदीना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और गांधी ने कहा कि मुसलमानों की इस भावना का सम्मान करना चाहिए और हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की इस भावना को न सिर्फ सम्मान दे बल्कि सहयोग दे और कहे कि तुम्हारी बात जेन्युइन है, जायज़ है और हम तुम्हारी जायज़ बात का समर्थन करते हैं और तुम यदि अपनी बात के लिए संघर्ष करोगे तो हम तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा सहयोग करेंगे। यदि ऐसी बात हुई तो भारत के मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति जो आशंका है वो आशंका दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखो तो गांधी जी की सोच यही थी। और बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इसी बात के मद्देनजर कहते हैं कि गांधी जी विजनरी थे। गांधी जी राष्ट्रीय एकता के रास्ते, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में सोच रहे थे। इसलिए गांधी ने जो कदम उठाया था वो एक अच्छा कदम था। मैं दूसरे पक्ष के साथ में हूं। मेरी समझ कहती है कि गांधी वॉज राइट। अब जितना बात आपने अभी सुना है उसको लिख लीजिए संक्षेप में। देखिए, गांधी ने 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी ने 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन चलाया। उन्नीस सौ 20 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन चलाया। आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत खिलाफत कमेटी की ओर से हुई थी।
आंदोलन की शुरुआत खिलाफत कमेटी की ओर से हुई थी। इसके तहत इसके तहत आंदोलन की शुरुआत खिलाफत कमेटी की ओर से हुई थी। इसके तहत कमेटी कमेटी की मांग यह थी कि मक्का और मदीना खलीफा के ही अधीन रहे। खलीफा के अधीन रहे। किसी यूरोपीय सत्ता के अधीन न जाए। किसी यूरोपीय सत्ता के अधीन न जाए। गांधी ने खिलाफत कमेटी को यह सुझाव दिया कि वो आवेदन प्रतिवेदन की नीति के जगह पर, आवेदन प्रतिवेदन की नीति के स्थान पर आंदोलन करें और इसके लिए असहयोग आंदोलन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। असहयोग आंदोलन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसके तहत धन्यवाद शलील जी, धन्यवाद। देखो, इसके तहत खिलाफत कमेटी के आग्रह पर गांधी ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। खिलाफत कमेटी के आग्रह पर गांधी ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। कुछ विचारकों ने गांधी के इस निर्णय का विरोध किया। उनका तर्क यह था कि इस रास्ते मुसलमानों की आस्था खलीफा के प्रति हो जाएगी, मक्का मदीना के प्रति हो जाएगी, इससे
उनकी राष्ट्रवादिता कमजोर हो जाएगी, इससे उनकी राष्ट्रवादिता कमजोर हो जाएगी। इससे उनकी राष्ट्रवादिता कमजोर हो जाएगी। गांधी ने कांग्रेस को भी इसमें जोड़कर दोहरी गलती कर दिया। गांधी ने कांग्रेस को भी इसमें जोड़कर दोहरी गलती कर दिया। कांग्रेस को भी इसमें जोड़कर दोहरी गलती कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गांधी इस रास्ते हिंदू मुस्लिम एकता को बल देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना चाहते थे। जबकि सरकार इसके विरुद्ध जबकि सरकार इसके विरुद्ध जबकि सरकार इसके विरुद्ध सांप्रदायिक कार्ड खेल रही थी। मुस्लिम लीग इस कार्य में सरकार का सहयोग कर रही थी। गांधी यह चाहते थे कि मुसलमान ब्रिटिश सरकार को अपना दुश्मन माने, गवर्नमेंट को दुश्मन माने और हिंदू को अपना मित्र इसलिए खिलाफत का मुद्दा गांधी को एक मौका की तरह लगा। उन्होंने यह समझा कि खिलाफत कमेटी और कांग्रेस कमेटी दोनों ही
स्वराज की समान मांग के लिए एक नेतृत्व कार्यक्रम कार्यप्रणाली के तहत एक दुश्मन के विरुद्ध यदि संघर्ष करे तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को मजबूती मिलेगी। तो राष्ट्रीय एकता और आंदोलन दोनों को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को मजबूती मिलेगी। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इसका परिणाम खिलाफत आंदोलन का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का रहा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का रहा। सकारात्मक परिणाम के तहत हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिली। हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम सिख एकता, को मजबूती मिली। मुस्लिम एंड ब्रिटिश सौहार्द कमजोर पड़ा। फिर कहे किंतु सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल में बुलाना, सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल में बुलाना, सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल में बुलाना या स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में बुलाना, अथवा आलिमों और पंडितों का बढ़ता हुआ तालमेल
या फिर दोनों कमेटियों के कार्यकर्ताओं का तालमेल, दोनों कमेटियों के कार्यकर्ताओं का तालमेल, दोनों कमेटियों के कार्यकर्ताओं का तालमेल, आदि के रास्ते, आदि के रास्ते सौहार्द की जो भावना उपजी थी, सौहार्द की जो भावना उपजी थी वह अल्पायु सिद्ध हुई, अल्पायु सिद्ध हुई। गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के ठीक बाद, गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के ठीक बाद खिलाफत कमेटी गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध हो गई, गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। उन्होंने गांधी पर मुसलमानों की धार्मिक भावना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने गांधी पर मुसलमानों की धार्मिक भावना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुसलमानों पर गांधी पर मुसलमानों की धार्मिक भावना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बाद के काल में भी खिलाफत कमेटी से जुड़े नेता, बाद के काल में भी खिलाफत कमेटी से जुड़े नेता ज्यादातर कांग्रेस से अलग रहे, कांग्रेस से अलग रहे। एक व्याख्या यह भी है कि गांधी एक व्याख्या तो यह भी है कि गांधी एक व्याख्या तो यह भी है कि गांधी मुसलमानों के बीच अपनी स्वीकृति खो दिए, मुसलमानों के बीच अपनी स्वीकृति खो दिए। और इस कारण आगे चलकर वो सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हुए। वो सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हुए। इस कारण वो सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हुए। और इसके परिणाम स्वरूप भारत में विभाजन भी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में विभाजन भी हुआ।
इसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ। तो कुल मिलाकर हमारी कहानी हो गई कंप्लीट। कुल मिलाकर हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। आपने इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम को देख लिया। ऐसा नहीं है कि इसके अलावे और कई सारी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन आपकी परीक्षा के अनुसार जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके मद्देनजर इससे ज़्यादा पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सचिन ने पूछा था कि सर क्वेश्चन भी बता दीजिएगा। बेटा, इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी में जीएस में 2 क्वेश्चन आ चुका है। मूल क्वेश्चन यही है कि खिलाफत कमेटी के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने के पीछे की बुद्धिमत्ता क्या थी। माने गांधी ने यदि इस तरह का आंदोलन शुरू किया तो इसके पीछे गांधी का क्या विजडम था, गांधी का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, गांधी क्या चाहते थे। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि गांधी ने यदि ऐसा आंदोलन चलाया तो इस आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा हुआ और आंदोलन क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब रहा। तो प्रश्न चिन्ह जिन्होंने खड़ा किया था वो खड़ा क्या किया था, ये भी मैंने बता दिया है, लिखवा भी दिया। और क्या गांधी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब रहे, तो हम कहते हैं कि आंदोलन के दौरान तो लगता है कि गांधी को कामयाबी मिल रही है, लेकिन आंदोलन के बाद के दौर में चलकर देखें तो गांधी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं कर सके, बल्कि आगे चलकर एक नकारात्मक बात यह हुई कि खिलाफत कमेटी ने चूंकि कांग्रेस और गांधी की आलोचना किया तो मुस्लिम समाज के बीच में गांधी की स्वीकृति घटती है। मुस्लिम समाज में गांधी की स्वीकृति चूंकि घटी है तो इसका नुकसान भारत की राष्ट्रीय राजनीति को हुआ है। गांधी आगे चलकर साम्राज्यवाद के विरोध की लड़ाई लड़ने में तो फिर भी कामयाब रहे, लेकिन साम्राज्यवाद विरोध की लड़ाई में वो जितने कामयाब दिखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में गांधी उतने ही कम कामयाब दिखते हैं। गांधी मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में लाने में बहुत कम कामयाब रहे और इसलिए हिंदुस्तान का विभाजन भी हुआ। अब यहां पर रुककर यह विचार करना पड़ेगा कि क्या गांधी जी असहयोग आंदोलन नहीं शुरू करते, खिलाफत कमेटी का नेतृत्व नहीं करते, तो क्या भारत का विभाजन नहीं होता। तो ये सब बहुत सतही बातें हो जाएंगी कि विभाजन नहीं होता। विभाजन के लिए दर्जनों कारण जिम्मेदार हैं। उनमें से एक कारण यह है कि गांधी यदि अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले मुस्लिम लीडर्स को और अलगाव की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कामयाब होने का मौका मिला। गांधी एक तरीके से समझिए कि एक उम्मीद थे कि यदि गांधी को मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया तो फिर मुसलमान अलगाववाद की ओर नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि देश के विभाजन के पीछे कई और कारण जिम्मेदार हैं और मुसलमान यदि गांधी को अपना नेता नहीं माना तो सिर्फ और सिर्फ ये कारण नहीं है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और अपनी मर्जी से आंदोलन वापस ले लिया था तो मुसलमान नाराज हो गया था तो मुसलमान उसी समय से गांधी का साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने कभी गांधी को अपना सर्वोच्च नेता माना था और ऐसा नहीं है कि गांधी को कभी मुसलमानों ने बिल्कुल ही तौर पर खारिज कर दिया था। हिंदू मुस्लिम समाज के बीच की राजनीति को समझना है तो इतना आसान तरीके से कोई चीज को मत समझा करिए, ठीक है। अब आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, असहयोग आंदोलन
आप अलग हेडिंग दे दीजिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कारण, असहयोग आंदोलन का कारण अब कारण के तहत लिखो, कारण के तहत लिखो। असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण था खिलाफत का मुद्दा और जालियांवाला बाग कांड। बाग कांड, जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग कांड। जालियांवाला बाग कांड। उसके बाद मूलभूत मुद्दा था या मूलभूत कारण था, मूलभूत कारण था मूलभूत कारण था मूलभूत कारण था राष्ट्रवाद का बढ़ता हुआ संघर्ष, बढ़ता हुआ संघर्ष, कौमा स्वराज की बढ़ती हुई आकांक्षा, स्वराज की बढ़ती हुई आकांक्षा, एवं सरकार की वादा खिलाफी, सरकार की वादा खिलाफी जिसकी अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति सरकार की वादा खिलाफी जिसकी अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति उन्नीस के अधिनियम 19 के अधिनियम और रॉलेट एक्ट में हुई थी। रॉलेट एक्ट में हुई थी। जिसकी अभिव्यक्ति रॉलेट एक्ट में हुई थी। अब देखो तो कारण को समझने में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकदम सहज भाषा में बिंदुवार बता दिया गया कि एक तात्कालिक कारण है, एक मूलभूत कारण है। अब राष्ट्रवाद का भाव बढ़ता जा रहा है, स्वराज की चेतना बढ़ती जा रही है, ऊपर से सरकार वादा खिलाफी कर रही है, तो विरोध तो होगा ही ना होगा। यदि जालियांवाला बाग कांड न घटित हुआ होता, यदि खिलाफत का मुद्दा न घटित हुआ होता, तो भी स्वराज के लिए लड़ाई अब आज न कल शुरू होती ही होती, किसी और रास्ते होती। लेकिन जब बारूद का ढेर तैयार था, उसी समय जालियांवाला बाग कांड हो गया, तो फिर आंदोलन इस रास्ते हुआ। कुल मिलाकर कहानी यह है कि
असहयोग आंदोलन जैसा कोई आंदोलन अब तो होना ही था। यहां यह भी समझना है कि असहयोग आंदोलन में स्वराज की मांग की गई है, तो स्वराज की मांग कोई नई मांग थोड़े ना है भारतीयों की। स्वदेशी आंदोलन में यह मांग हो चुकी थी, होम रूल आंदोलन में यह मांग हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी का बहिष्कार किया गया है, स्वदेशी का विकल्प चुना गया, तो यह कोई नया तरीका थोड़े ना है, यह तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी यूज किया जा चुका है। तो अब आपको यह समझ में आ जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, तो ऐसे में अब असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन आज न कल अब अपेक्षित था, में भी कि साल 2 साल बाद होता, यदि जालियांवाला बाग कांड न होता तो जालियांवाला बाग कांड की भूमिका क्या है, तो बस ये कि जो आंदोलन कल को हो सकता था उसे आज ही करा देना, तिथि को पीछे खींच लेना, यही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब चल के देखो आंदोलन की विशेषताएं, आंदोलन की विशेषताएं या दूसरे शब्दों में इसका स्वरूप। लिखो, असहयोग आंदोलन की मांग असहयोग आंदोलन की मांग थी स्वराज, मांग थी स्वराज, और स्वराज की प्राप्ति के लिए जन आंदोलन का रास्ता चुना गया। जन आंदोलन का रास्ता चुना गया। स्वराज की प्राप्ति के लिए जन आंदोलन का रास्ता चुना गया। इसके तहत विदेशी के बहिष्कार स्वदेशी के चयन, राष्ट्रीय शिक्षा, को बढ़ावा देना जैसे कार्यक्रम मोटे तौर पर स्वदेशी आंदोलन के जैसा ही लगता है। स्वदेशी के समान ही दिखता है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। इसकी अपनी विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, इसकी अपनी विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, इसका क्षेत्रीय आधार लगभग अखिल भारतीय था। इसका क्षेत्रीय आधार लगभग अखिल भारतीय था। नंबर 2, इसमें
पहली बार कृषक भागीदारी किए, और हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, हिंदू मुस्लिम एकता दिखी। हिंदू मुस्लिम एकता दिखी। नंबर 3, आंदोलन का संगठन मजबूत हो गया था। 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 संगठन मजबूत हो गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गठन हो चुका था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गठन हो चुका था। इस आंदोलन में गांधी सर्वमान्य नेता थे। अगला पॉइंट है, गांधी सर्वमान्य नेता थे। इसलिए इसका कार्यक्रम और इसकी कार्यप्रणाली में बिखराव नहीं आया। अगला पॉइंट, इसमें अहिंसा की अनिवार्यता पर बल दिया गया। इसमें अहिंसा की अनिवार्यता पर बल दिया गया। अगला पॉइंट, गांधी ने स्वयं कहा था कि यह सत्याग्रही संघर्ष का पहला चरण था। संघर्ष का पहला चरण था। गांधी ने स्वयं यह कहा था कि यह सत्याग्रही संघर्ष का पहला चरण था। अब यहां पर रुक जाओ, देखोगे कि वास्तव में इसका स्वरूप स्वदेशी आंदोलन से बहुत मिलता है, और मिलना स्वाभाविक भी है कि भारत के ही अंदर स्वराज की लड़ाई लड़ने वाला पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन और दूसरा आंदोलन और सहयोग आंदोलन। बीच में जो होम रूल आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं। तो डिमांड तो सेम है। अंतर ये नजर आएगा कि स्वदेशी आंदोलन में नरमपंथी से पूछो कि क्या है मतलब स्वराज का, तो कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। गर्मपंथी से पूछो तो कहते हैं पूर्ण स्वराज। इस बार गांधी जी सर्वोपरि नेता है, वही तय करेंगे कि पर्पस क्या है। तो उनकी दृष्टि में पर्पस है डोमिनियन स्टेटस। फिर आप देखोगे कि आंदोलन जब चलाया गया तो विदेशी का बहिष्कार और उसके जगह पर स्वदेशी का विकल्प पहली बार स्वदेशी आंदोलन में कार्यक्रम रूप लेता दिखा, गांधी में भी
असहयोग आंदोलन जब चलता है उनके नेतृत्व में तो यही कार्यक्रम चलता है। तो समानताएं तो दिखेंगी ही दिखेंगी। विदेशी वस्तु का बहिष्कार, विदेशी सेवा का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा संस्थान का बहिष्कार, विदेशी अदालत का बहिष्कार। बहुत सारे बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के बजाय राष्ट्रवादी विद्यालयों में पढ़ाई की शुरुआत कर दिया। इसके लिए गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की शुरुआत किया, काशी विद्यापीठ की शुरुआत किया। इसी दौरान जामिया मिलिया की शुरुआत हुई। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दिया। उसी दौरान देखोगे कि टी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बड़े बड़े नेता हुए आगे चलकर, जिन्होंने कि वकालत छोड़ दिया उसी समय। तो इस तरीके से आपको ये लगेगा कि सरकार के अदालत का, सरकार के शिक्षण संस्थान का, सरकार के वस्तु का, सरकार की विचारधारा का त्याग करके एक भारतीय जीवन पद्धति को अपनाया गया। वो स्वदेशी आंदोलन में भी हुआ था, इसमें भी हुआ है। तो अंतर कहां पर है? तो अंतर की बात यह है कि गांधी जी कह रहे हैं कि ये आंदोलन आइडियोलॉजिकली पूर्ण रूपेण कमिटेड टू नॉन वायलेंस है। स्वदेशी आंदोलन में ऐसा नहीं था। स्वदेशी आंदोलन में नेताओं की अपनी अपनी ध्वनि निकल के आती थी। जरूरत पड़ेगी तो उनमें से कोई भी नेता किसी भी समय अहिंसा को त्याग के क्रांति के रास्ते पर भी जा सकते हैं। गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है तो यह हर हाल में अहिंसक ही चलेगा। और उसके बाद फिर क्या है कि गांधी कह रहे हैं कि इस आंदोलन में सत्याग्रही कार्यक्रम है का मतलब है कि हमने शुरुआत किया है तो सिर्फ असहयोग की बात कर रहे हैं। असहयोग हमारे संघर्ष का पहला चरण है। अगले चरण में हम कानून को तोड़ने की ओर जाएंगे, यानी कि अवज्ञा की ओर जाएंगे। अवज्ञा ऑलरेडी एक डिसाइडेड फेज है और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बाद में चला उसके पहले ही गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही यह तय कर रखा था कि वो बारदोली से कर की न अदायगी का कार्यक्रम चलाएंगे। कर नहीं चुकाया जाएगा किसानों के द्वारा सरकार को। तो कर की न अदायगी क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है? कानून है कि सरकार टैक्स ले सकती है। सरकार ने कानून बना के जो टैक्स आप पे इम्पोज कर दिया वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो अपराध है। और गांधी ने कहा कि हाँ हम अपराध करेंगे और सार्वजनिक रूप से करेंगे। तो कर की न अदायगी आंदोलन ही अवज्ञा है। लॉ इज अ कमांड, लॉ एक आदेश है और आदेश का उल्लंघन अवज्ञा है। तो गांधी ने तो अवज्ञा की शुरुआत करने का निर्णय पहले ही ले रखा था। ये और बात है कि उसके पहले ही गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इसलिए वो आंदोलन बाद में हुआ। और इसी आधार पर गांधी कहते हैं कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम सत्याग्रही विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम कहेंगे और सहयोग उसका पहला चरण है, अगला चरण अवज्ञा है। तो कुल मिलाकर इसकी विशेषताएं आपको समझ में आ गई। बाकी स्वदेशी आंदोलन का क्षेत्रीय आधार सीमित था, इसका व्यापक है। उसमें कई वर्ग के लोग भागीदारी नहीं किए थे, इसमें किए हैं, ये थोड़ा व्यापक है। तो डिफरेंस और कंटिन्यूटी दोनों समझ में आ गया होगा। अब आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं क्योंकि हमारा समय बीत चुका है। इसके आगे की कहानी कल करेंगे। नमस्कार।